नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो फिजिक्स की क्लास में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है केशिकत्व और पृष्ठ तनाव से संबंधित कुछ बातें की थी। तो उसी में आगे कुछ और बातें आपसे करनी है कि जैसे पृष्ठ तनाव और केशिकत्व ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो उनसे संबंधित क्या फैक्ट हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिएगा भाई कि केशिकत्व तो क्या होता है, मैंने बताया था कि किसी नली में द्रव के चढ़ने की घटना जो है ये कहलाती है केशिकत्व। किसी नली में द्रव के चढ़ने की घटना क्या कहलाती है, केशिकत्व कहलाती है। अगर यह एक लिक्विड भरा हुआ है, इस नली में चढ़ेगा तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, कितनी ऊंचाई तक ये लिक्विड इस नली में चढ़ पाएगा। तो उसके लिए एक सूत्र होता है, एक फार्मूला होता है कि नली में चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई, नली में चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या आप बताओगे। ऊंचाई h बराबर 2t cos थीटा अपान r/dg, ठीक है। यहाँ पर ये जो t है ये है इसका पृष्ठ तनाव, ये लिक्विड का पृष्ठ तनाव। t क्या है, द्रव का पृष्ठ तनाव है, द्रव का क्या है, ये पृष्ठ तनाव है। कॉस थीटा एंगल जो इस द्रव के साथ बन रहा है, ये r का मतलब क्या है, नली की त्रिज्या, नली की त्रिज्या है, ये नली की रेडियस है। d क्या है भाई, इस द्रव का घनत्व है, द्रव का घनत्व डेंसिटी। और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इस नली में चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई के लिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये सपोज करिए ये भरा हुआ है पानी, ये क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो पानी इस नली में चढ़ेगा, ऊंचाई कुछ ऊंचाई तक चढ़ेगा, मान लीजिए यहाँ तक चढ़ गया, ठीक है ना, यहाँ तक ये पानी पहुँच गया। तो इसका जो आप यहाँ पर तल देख रहे हैं, इसका जो ये तल देख रहे हैं, पानी का तल देख रहे हैं, वो इस तरीके से बना हुआ है। इसका मतलब ये किस शेप में है, अवतल शेप में ये बना हुआ है, ठीक। अगर नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी का तल किस हिसाब से होगा, तो ये होगा कॉनकेव, कॉनकेव शेप में होगा, ठीक है। अगर सपोज करिए ये पारा भरा हुआ है और पारा जब इस नली में जाएगा ना, तो पारे का जो तल होगा कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे इस तरीके से पारे का तल इसमें दिखेगा। और जो ये ऊंचाई होगी ना, इस तल से कम ही रहेगी, इस तल से कम ही रहेगी। उसका कारण क्या है, ये घनत्व। घनत्व अगर अधिक है तो ऊंचाई क्या होगी, कम होगी। घनत्व अगर कम है तो ऊंचाई ज़्यादा होगी, देखिएगा। तो ये अगर पारा इसमें भरा हुआ है, तो अगर पारा बर्तन में यहाँ तक अगर है, बर्तन में अगर पारा यहाँ तक भरा हुआ है, तो इस नली में जो पारा चढ़ेगा ना, वो इस तल से कम ही रहेगा, इस तल से क्या रहेगा, कम ही रहेगा। और उसका जो तल देखने को मिलेगा वो उत्तल शेप में रहेगा, कॉन्वेक्स शेप में रहेगा, ठीक, क्लियर। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। और क्या सवाल यहाँ से बनता है कि जैसे भाई अगर ये त्रिज्या बढ़ाएंगे तो ऊंचाई जो है, नली में पानी जो ये द्रव चढ़ रहा है, कोई भी द्रव है, उसकी ऊंचाई क्या होगी, घटेगी। क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या जो है अगर बढ़ेगी तो ऊंचाई घटेगी। अगर घनत्व जो है ये बढ़ेगा तो ऊंचाई घटेगी, चूँकि रिवर्स में है, क्या है, रिवर्स में है। गुरुत्वीय त्वरण अगर बढ़ेगा तो ऊंचाई घटेगी। तो ये जो है नली में चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई जो है ये डिपेंड किस पे करती है, तो ये पृष्ठ तनाव पे डिपेंड करती है, त्रिज्या पे डिपेंड करती है, घनत्व पे डिपेंड करती है और गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करती है। तो यहाँ देखिए ये दोनों अगर बढ़ेंगे, अगर पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तो h का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से सवाल आपका पूछा जा सकता है कि अगर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव अधिक है तो उसमें जो भी चीज़ अगर रखी जाएगी, नली रखी जाएगी, तो उस नली में जो द्रव चढ़ेगा उसकी ऊंचाई क्या होगी, बढ़ेगी। जितना अधिक पृष्ठ तनाव उतनी अधिक ऊंचाई। लेकिन ये डिपेंड किस पे और करता है, तो ये त्रिज्या पर डिपेंड करता है, d घनत्व पर, और g गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। अगर कोई द्रव गाढ़ा है तो जाहिर सी बात है वो नली में कम ऊंचाई तक चढ़ेगा, ठीक है। अगर वो नली जो है मोटी या पतली है, तो अगर नली मोटी है तो उसमें कम ऊंचाई तक चढ़ पाएगा, नली पतली है तो
ऊंचाई उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है इस फार्मूले की सहायता से। ठीक है, बताइए। तो ये नली में चढ़ने वाले द्रव की जो ऊंचाई होती है ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। और एक बात याद रखिएगा, अगर सपोज करिए ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, आर का मान हम घटा बढ़ा रहे हैं, तो जैसे एच जो है ये 1/r है, ये सबको हम एक मान ले रहे हैं और ये सीधे सीधे हम ऐसे लिख सकते हैं h बराबर 1/r। ठीक, अगर हम इस त्रिज्या को दुगना कर देंगे, इस त्रिज्या को अगर हम दुगना कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू r। तो ये जो है जितना भी मान आएगा इसका मतलब है कि ये h का मान जो है आधा हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अगर इस मोटी नली को और मोटा कर देंगे तो जो द्रव यहाँ तक चढ़ रहा था वो आधे पर ही रह जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ आधा आपको दिख रहा है कि अगर इस त्रिज्या का मान हम सपोज करिए कि ये पहले त्रिज्या 1 रही होगी तो h का मान कितना आ जाएगा, तो h बराबर होगा 1/1 बराबर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर इस r को हम दुगना कर देते हैं, 1 से बढ़ाकर 2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो h बराबर क्या हम लिख सकते हैं, इस r का मान 2 गुना हो जाएगा, तो n 1 गुणे 2, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा 1/2 निकल कर मान आएगा। इसका मतलब अगर त्रिज्या को दुगना कर देंगे तो इस नली में जो ऊंचाई पहले थी उसकी आधी अगर हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना, उसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है आपके रेडियस पर, त्रिज्या पर, कि वो नली जो है मोटी है कि पतली है। आई बात समझ में, नली की मोटाई पतलाई अगर बढ़ाए घटाएंगे तो उसके हिसाब से उसमें चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई भी घटे बढ़ेगी। क्लियर है बातें, तो इतनी चीज़ें और आप याद रखोगे इसके अंतर्गत। चलिए आगे हम बात करेंगे जो है केशिकत्व के बाद जो है पृष्ठतनाव हो ही चुका था, केशिकत्व भी हो चुका था। अगला टॉपिक आएगा जो है घनत्व और प्रत्यास्थता का। तो घनत्व के बारे में हम बात करते हैं कि घनत्व क्या होता है, इसको देखिएगा। तो देखिए घनत्व क्या होता है, इन चीज़ों को आप अच्छे से रिवीजन करिएगा, कोई डाउट होगा तो हमसे पूछिएगा। यहाँ सबसे सवाल आते रहते हैं, आप जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं रेलवे वगैरह के, उसके लिए आप इसको अच्छे से तैयार करके जाइए, निश्चित तौर पे आपके सवाल सही होंगे। घनत्व देखिए, डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होता है। घनत्व, डेंसिटी, किसी भी पदार्थ का जो ये घनत्व होता है ये डिपेंड करता है उसके इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या। तो उपस्थित अणुओं की संख्या, जैसे मान लीजिए ये प्लास्टिक का मार्कर है और इसमें इस प्लास्टिक के कितने अणु हैं, यही क्या कहलाता है, इसका द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी चीज़ में उसके अणुओं की जो मात्रा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका द्रव्यमान कहते हैं। तो हम सीधे सीधे अणुओं की मात्रा ना लिखकर क्या लिख सकते हैं भाई, द्रव्यमान लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे इतना बड़ा जो है लकड़ी का गुटका, इतना बड़ा लोहे का गुटका, साइज सेम है, लेकिन आप कहोगे कि सर ये लोहा वाला अधिक भारी है, लकड़ी वाला उसकी अपेक्षा कम भारी है। कारण क्या है, लकड़ी का लंबाई चौड़ाई भी सेम, लोहे का लंबाई चौड़ाई, दोनों का सेम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, आयतन सेम है, लेकिन इसमें लकड़ी के कम अणु समाहित हैं जबकि इसमें लोहे के अधिक अणु समाहित हैं। कारण क्या है कि इस लोहे का घनत्व अधिक है। घनत्व का मतलब इसके अणु बहुत सटे सटे हैं, इसके अणु जो है बहुत सटे सटे हैं, एकदम पास पास हैं, जबकि लकड़ी के अणु थोड़ा सा दूर दूर हैं। ठीक है, इसका पता कैसे चलेगा, हथौड़ी से ठोकिए, लोहा जरा सा भी नहीं पिचकेगा जबकि लकड़ी थोड़ा मोड़ा पिचक जाएगी। इसका मतलब इसके अणुओं के बीच में गैप था और उसी वजह से ऐसा हुआ है ना। तो ये जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अर्थात आयतन सेम होने के बावजूद भी जो है इस लोहे का द्रव्यमान अधिक है, कारण इसका घनत्व अधिक है। और इसमें घनत्व अधिक होने का मतलब ये है कि इसके अणुओं की जो मात्रा है वो क्या है भाई, अधिक है। आई बात समझ में। तो इससे हमको पता चलता है कि घनत्व जो है ये डिपेंड करता है द्रव्यमान और आयतन पे। इकाई आयतन में उपस्थित उसके अणुओं की जो मात्रा होती है अर्थात द्रव्यमान, उसका घनत्व कहलाता है। ठीक है,
अब इसका अगर हम और देखें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई? इसका मात्रक अगर आपसे पूछा जाएगा कि घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम और बटे में जो है आयतन का मात्रक हो जाएगा घन मीटर। तो किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर, यही क्या होता है? यही घनत्व का मात्रक होता है। ठीक है, यही घनत्व का क्या होता है? मात्रक होता है। अब घनत्व पर आधारित बहुत सारी घटनाएं हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उनको समझिएगा। सपोज करिए कि आपने एक पानी लिया है, एक बाल्टी पानी लिया है, उसमें लकड़ी का इतना बड़ा गुटका आपने डुबाया, ऐसे ऊपर रखा, तो लकड़ी का गुटका पानी की सतह पर तैर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर उतने ही आयतन का पानी लिया जाए, जितना बड़ा लंबाई चौड़ाई का गुटका है, और उतना ही लकड़ी का रखा जाए, तो पानी ज़्यादा भारी है। ठीक है, अगर कोई वस्तु किसी वस्तु पर तैर रही है, तो इसका मतलब जिस पे वो तैर रही है वो पानी या कोई द्रव भारी है, जो चीज़ तैर रही है वो हल्की है। आई बात समझ में? हल्की होने का रीज़न ये है कि जो चीज़ तैर रही है उसका घनत्व तो कम है, जिस पर तैर रही है उसका घनत्व तो अधिक है। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या चीज़ समझ में आ गई होगी? कि भैया अगर किसी चीज़ का आयतन बढ़ेगा तो उसका घनत्व क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि ये विपरीत अनुपात में चल रहे हैं। द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, लेकिन अगर आयतन बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? घटेगा। जैसे सपोज करिए कि इतना बड़ा एक कमरा है, इसमें 5 लोग ऐसे बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, तो इनके बीच में जो है जो जगह है ये क्या है? अधिक है, अर्थात इनका घनत्व तो कम है। जगह अधिक रहेगी तो सघनता क्या रहेगी? कम रहेगी। लेकिन इस कमरे को अगर छोटा कर दिया जाए और अब कहा जाए कि इनके बीच में जो है जगह क्या है, तो आप कहोगे कि सर इनके बीच में जो जगह है वो पहले की अपेक्षा अब कम हो गई है, अर्थात इनके बीच में घनापन, सघनता बढ़ गई है। तो घनत्व जो है ये क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल कर आता है कि अगर भैया हम आयतन को घटाएंगे, आयतन पहले बड़ा था, आयतन हमने क्या किया? कम किया, तो घनत्व क्या हो गया? बढ़ गया। इनके बीच में सघनता बढ़ गई। एक बड़ा सा कमरा है, 5 लोग बैठे हो, कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन पतला सा कमरा कर दिया जाए, बहुत छोटा कर दिया जाए, 5 लोगों को ठूस दिया जाए उसमें, तो क्या होगा? सघनता बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? यही सघनता ही क्या होती है? घनत्व होती है। तो यहाँ देख पा रहे होगे आप कि अगर इनका हम स्थान बढ़ाते हैं, आयतन बढ़ाते हैं, आयतन पहले के अपेक्षा बढ़ेगा तो घनत्व कम हो जाएगा, आयतन घटेगा तो घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस पर बेस्ड कुछ घटनाएं हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उनको याद रखिएगा। जैसे घनत्व पर आधारित घटनाएं क्या क्या होती हैं? देखिए, जैसे बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर तैरता है, बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर तैरता है, बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर तैरता है। कारण क्या है? कि बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है तो घनत्व क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इसका कारण क्या है? कि बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है। ठीक, बर्फ़ का घनत्व पानी से क्या रहेगा? कम रहेगा। दूसरी बात, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि दूध के ऊपर मलाई, उसका क्रीम तैरता रहता है, तो इसका मतलब उस क्रीम का जो घनत्व होता है वो उस दूध के घनत्व से कम होता है। तो देखिए, जैसे दूध पर क्रीम तैरती रहती है, दूध पर क्रीम तैरती है, इसका मतलब क्या है? कि क्रीम का घनत्व कम है, क्रीम का घनत्व क्या है? कम है। किसकी अपेक्षा? दूध की अपेक्षा। लकड़ी का गुटका अगर पानी पर तैर रहा है, इसका मतलब लकड़ी के गुटके का घनत्व जो है वो पानी से कम है। अगली बातें, लोहे की कील जो है,
लोहे की कील ये जो है पानी में डूब जाती है, पानी में डूब जाती है जबकि पारे पर तैरती है, जबकि पारे पर तैरती है। तो इसका मतलब पारा जो है वो ज़्यादा सघन होता है, पानी जो है ये हल्का होता है, इसलिए पानी में डूब जाती है और पारे पर तैरती रहती है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ लीजिए, पानी में अगर डूब रही है तो शहद में डुबाइए उसको, शहद में देखोगे कि वो नहीं डूब पाएगी। आई बात समझ में? तो ये घटना होती है। तो जैसे पारा है, पारा किसी बर्तन में रखा, उस पर लोहे की कील ऐसे रख दीजिए सीधे, तो वो तैरती रहेगी, डूबेगी नहीं। जबकि वही कील जो है पानी में ऐसे छोड़ोगे तुरंत क्या होगी? डूब जाएगी। क्लियर है बातें? अगली बात, अगली घटना देखिएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो है अगर एक जहाज़ है, एक पानी वाला जहाज़ है, पानी का एक जहाज़ है जो चल रहा है कहाँ पर? नदी में, नदी में चल रहा है। ऐसे नदी में अगर चल रहा है तो इतना डूब कर चल रहा है। नदी में अगर चल रहा है तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इतना डूब कर चल रहा है। अगर यही नदी की अपेक्षा समुद्र में चला जाए, समुद्र में जाएगा तो क्या होगा? समुद्र में जब ये जाएगा ना भाई, तो देखो अगर यही जहाज समुद्र में जाएगा तो ये कम डूब कर चलेगा। ठीक है, तो अब पता चलेगा इसमें कि यहाँ इतना डूब रहा था, यहाँ और कम ही डूब कर चल रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो समुद्र का जल है, समुद्र का जल, इसका घनत्व अधिक है। इसका घनत्व क्या है? अधिक है। इसमें भारीपन ज़्यादा है। ये पानी क्या है? हल्का है। ये क्या है? नदी का, इसका घनत्व क्या है? कम है। घनत्व क्या है? कम है। इसीलिए जो है ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ठीक, तो यहाँ से सवाल क्या बनेगा कि नदी में तैरने वाला जहाज जब समुद्र में जाता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। तो इसका मतलब समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है, नदी के पानी का घनत्व कम होता है। आई बात समझ में? नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी भारी है और इस पे जो है आप आराम से तैर ले जाओगे। ठीक, एक और घटना कि अगर मान लीजिए जो है आपने एक गिलास लिया, एक गिलास लिया आपने ऐसे, और इसमें आपने एक नींबू को रखा, ऐसे पानी भरा और इसमें नींबू को रखा। अगर सपोज करिए नींबू यहाँ पर डूब जा रहा है, ये क्या है? नींबू। नींबू अगर पानी में डूब जा रहा है तो आप एक काम करिए, इसमें 2 चम्मच नमक मिला दीजिए पानी में। तब क्या होगा? अगर हम इस पानी में नमक मिला देते हैं तो ये पता चलेगा ना, ये नींबू डूबेगा नहीं। ये नींबू जो है यहाँ पर ऐसे तैरेगा, यहाँ पर ऐसे क्या होगा? तैरेगा। कारण क्या है इसका? कि जब ये नमक के साथ पानी आप मिला दोगे, नमक और पानी मिला दोगे ना, तो ये बन जाएगा समुद्री जल और इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ में अगर अशुद्धियाँ आप यहाँ मिला रहे हो पानी में, तो जाहिर सी बात है इसका घनत्व तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है ना? तो अगर ये साधारण पानी है तो साधारण पानी में नींबू डूब जा रहा है। साधारण पानी में क्या हो रहा है? नींबू डूब जा रहा है। लेकिन अगर उसी पानी में नमक मिला के आप नींबू को डालोगे तो ये नींबू तैरेगा, पानी की सतह पर क्या होगा? तैरेगा। आई बात समझ में? तो उसका कारण क्या होगा कि ये जो नमक मिला पानी है ये भारी हो गया, इसका घनत्व तो अधिक हो गया, इसका घनत्व क्या है? कम है। क्लियर है बातें? बताइए आप लोगों ने और क्या घटना देखी होगी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो है कि ये जो बादल होते हैं ना, ऐसे आसमान में तैरते रहते हैं। तो बादल आसमान में तैरते हैं, बादल आसमान में तैरते हैं, आसमान में तैरते हैं। क्यों? क्योंकि बादलों का घनत्व कम और हवा का घनत्व अधिक होता है। कोई भी चीज़ किसी चीज़ पर तैर रही है तो जो चीज़ तैर रही है उसका घनत्व कम, जिस पर तैर रही है उसका घनत्व अधिक होगा। ठीक है?
तो इसका मतलब क्या है, बादलों का घनत्व क्या होता है, कम होता है। ठीक, जैसे पानी और बर्फ़ की दशा होती है उस तरीके से सेम बादल और वायु की दशा होती है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। घनत्व पर आधारित जो भी घटनाएं हैं, यहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में बनते रहते हैं और मैंने सभी घटनाओं को यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को कई बार देखिएगा ताकि ये चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ जाएं। ठीक, चलिए अब बाकी चीज़ों पे हम कल बात करेंगे। तब तक आप जो है इन चीज़ों को पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ओके, थैंक यू सभी को।